जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो ये तो बात जीन पियाजे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और जो भी व्यक्ति जो है अवस्थाओं स्टेजेस की बात करेगा वो क्या कहेगा, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है, स्टेज में होता है। तो ये बात तो सही है, ये बात जीन पियाजे कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात, ये भी बात जीन पियाजे कहते हैं। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है। ये बात जीन पियाजे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यही बात जो है जीन पियाजे नहीं कहते, क्योंकि ये रचनावाद से संबंध रखते हैं और ये अभ्यास की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो कहते हैं बच्चा स्वयं एक्टिविटी, ठीक है, क्रिया करके सीखता है। तो यही बात जीन पियाजे नहीं कहते, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो उन्होंने नहीं कहा है उसके बारे में पूछ रखा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, इसी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। बच्चा क्या करता है, पर्यावरण से जो है खुद चीज़ों को सीखता है। ठीक है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने पर्यावरण पर क्रिया करता है। ये भी बात जीन पियाजे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं कि इसमें बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, संप्रत्यात्मक समझ है, वो बेहतर नहीं होती। ये यहाँ पर बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपली अगर आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो वो जानता होगा तो कह देगा हाँ, अगर नहीं जानता होगा तो कह देगा नहीं। तो इसमें बच्चे की जो है बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोच रहा है, तो ये नहीं होगा आपका सही जवाब। क्या है, तो इसमें तो फिर राइट और रॉन्ग वाले आंसर हो गए। तो इसमें भी बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, संप्रत्यात्मक समझ है, वो बेहतर नहीं होगी। इसमें बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोचेगा। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी बच्चे को आपने कोई स्थिति दी और फिर उससे पूछा कि क्या आप सेम इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चे की वहाँ पर थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है। उसके सामने तो कोई सिचुएशन दे दी गई है, फिर उसके बारे में बच्चा सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा गंभीर रूप से नहीं सोचेगा, उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें बच्चा क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाएगा। यानी आपने उसको एक क्वेश्चन दे दिया और उससे पूछा कि इसको कई तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, अपसारी चिंतन करेगा, जिसमें कि जो बच्चों का एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा। ठीक है, यानी जो उसकी संप्रत्यात्मक समझ है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी तरीके से जो है डेवलप होगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब भी दिशाओं में सोचने की बात हो, विभिन्न तरीके से सोचने की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एकाधिक, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछ रखा है। एकाधिक, एक से अधिक या फिर बहुबुद्धि। यहाँ पर सिर्फ ये लैंग्वेज के साथ में खेलते हैं। ठीक है, आपको जो है अलग अलग लैंग्वेज दे देंगे, वहाँ पर अभ्यर्थी क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये नया नया वर्ड निकालते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में पूछा है और उसी को इन्होंने एक नया वर्ड दे दिया, एकाधिक बुद्धि। ठीक है, जिसके बारे में किसने बताया, हावर्ड गार्डनर। ये क्या कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात किसने की है, हावर्ड गार्डनर ने, है ना। तो बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये तो ये नहीं कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवांशिक है। देखिए पूर्णतः पूछा हुआ है, इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आँखों का रंग, देखिए जो आँखों का रंग है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरी तरीके से हमारी हेरिडिटी, आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बुद्धि, देखिए बुद्धि तो हमारी हेरिडिटी से संबंधित होती है, बट इसमें कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारी हेरिडिटी से निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, बट हमारी आँखों का रंग क्या होता है,
पूर्णतः पूरी तरीके से जो है हमारी हेरिडिटी से निर्धारित होता है। इसमें हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। और यहाँ पर पूर्णतः वर्ड दे रखा है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। नैतिक विकास तो जन्म के बाद हमारे अंदर डेवलप होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक कौशल, तो ये भी हम जो है जन्म के बाद चीज़ों को, समाज में जब रहते हैं, समाज के लोगों से जो है इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, तब सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः वर्ड दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए, जब भी विद्यालय की बात हो तो वो हमेशा समाजीकरण की कौन सी संस्था के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो समाजीकरण होता है उसके बेसिकली दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक, एक होता है आपका द्वितीयक कारक, ठीक है। प्राथमिक कारक में तो वो कारक आ जाते हैं जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी फैमिली, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार के लोगों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, ठीक है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन या फिर जो भी उसके जो है परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे क्या करता है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा विद्यालय में जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा मीडिया से इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से सीखता है ना। तो विद्यालय क्या होता है, हमेशा ही समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है। तो यहाँ पर से थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन नहीं होगा। प्राथमिक कारक में तो आपका परिवार आ जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर संरचनात्मकता की यहाँ पर बात नहीं है, विश्लेषण की भी बात नहीं है। विश्लेषण का मतलब चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखना, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई गई है। तो इन्होंने किसकी बात की है, अनुदेशात्मक पाठ की। पाठ क्या होता है आपका, यहाँ पर जहाँ पर बच्चे को जो है कोई भी चीज़ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर क्या करें, बच्चों को थोड़ी सी हेल्प दे दे, संकेत दे दे किसी प्रकार का, या फिर इशारा दे दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, दो स्टेप सॉल्व कर लिया, बट तीसरे स्टेप पे वो अटक गया, ठीक है, वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एज अ टीचर के रूप में आपको क्या करना है, वहाँ पर बच्चों को किसी तरीके का संकेत दे देना है, इशारा दे देना है, या फिर वो स्टेप जो है आपको थोड़ा सा बता देना है। तो जो इसके बाकी के स्टेप होंगे बच्चा खुद सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर आपने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, सिर्फ उसको क्या किया, एक तरीके का संकेत दिया, इशारा दिया, सहारा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को जो है लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ 21 जनवरी को, उसमें एक नया वर्ड देखने को मिला, आलम्बन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में जब बच्चा पेंसिलिंग करता है, यानी स्क्रबलिंग करता है और लिखना सीखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैप फोल्डिंग दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है, सहारा दे रहे हैं। फिर बाद में तो बच्चा खुद लिखना सीख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, अनुदेशात्मक पाठ कहते हैं। इसका फोल्डिंग ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम जो है चेंज आपको देखने को मिलते हैं। पुनर्बनन की बात किसने की है, तो इसकी बात जो है स्किनर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर साम्य धारण संतुलन, ये वर्ड किसके द्वारा दिए गए हैं, जीन पियाजे के द्वारा। अभिक्रमित शिक्षण, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे आपका, क्योंकि ये व्यवहारवाद से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है कभी भी क्षमता के आधार पर बच्चों की उपेक्षा करने की बात नहीं करती है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है कि जो कक्षा है वो प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, जिसमें कि बच्चा स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीख पाए। बट यहाँ पर दे रखा है प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात, सॉरी, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, अपनी समस्या को जो है सॉल्व कर पाए, कई तरीके से सोच पाए, इस चीज़ को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगति शिक्षा है, वो क्या कहती है, कक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए और सभी एक्टिविटी, सभी गतिविधियों का केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव व प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, कभी भी जब बात की जाए हावर्ड गार्डनर की, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है, बहुबुद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। और ये क्या कहते हैं कि जब भी दूसरों के मनोदशा, किसी अन्य व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी आपने सुना होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरों, ठीक है, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझना। जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है, उन्होंने खुद के बारे में जाना, तो यहाँ पर क्या होगा, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो इंट्रा की बात हो तो खुद के अंदर, ठीक है, इंटर की बात हो तो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव को समझने की बात की गई है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि तो उनके अंदर होती है जिनका कि अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है, जैसे कि खिलाड़ी हो गए या फिर जो डांसर होते हैं, उनका क्या होता है, अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है, कैसे भी अपनी बॉडी को तोड़ मड़ोड़ लेते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। भाषात्मक बुद्धि, जैसे कि नेता लोग हो गए, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, भाषात्मक बुद्धि होती है। भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, अपनी भाषा से लोगों को प्रभावित करते हैं, तो इनके अंदर भाषात्मक बुद्धि होती है। यहाँ पर हमसे दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की बात की गई थी, तो इसलिए आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। देखिए, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सभी बच्चा जो है एक ही रेट से आगे बढ़ता है, नहीं, स्टेज सेम होती है, यानी कि हर बच्चा पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर जो है किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। बट जो दर होती है, जो रेट होती है, जो गति होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हो सकता है एक बच्चा जो है 1 साल में चलना सीखे, वहीं पर दूसरा बच्चा जो है 2 साल में भी चलना नहीं सीख पाए। ठीक है, तो रेट क्या होती है, गति क्या होती है, अलग अलग होती है, सार्वभौमिक नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से गति होती है और फिर रुक जाती है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास तो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी। तो ये भी नहीं होगा, हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है और एक आयामी होती है। देखिए, जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, ये क्या होता है, स्पायरल वे में होता है, बैक एंड फोर्थ होता है, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये स्पायरल होता है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, रेखी नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और एक आयामी विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशियो विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इसके अलावा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो विकास के कई एस्पेक्ट होते हैं, विकास हमारा कई पक्षों में होता है। ठीक है, एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया, बिल्कुल सही बात। जितने भी यहाँ पर हम लोग व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति, वो किसके प्रोडक्ट हैं, हम लोग जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, हम लोग किसके प्रोडक्ट हैं, अपनी हेरिडिटी और इन्वॉल्व। आप खुद सोचिए कि आपको जितनी भी चीज़ें मिली है वो कहाँ से मिली हैं, या तो आपको आपकी आनुवंशिकता हेरिडिटी से मिली है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो उनके जीन्स होते हैं उनसे हमें मिली है, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहाँ से हमें चीज़ें मिली है, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट होते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। जरा इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, स्थूल गत्यात्मक चालन यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल की यहाँ पर बात हो रही है। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें कि हम किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जो हमारी भुजाएं होती हैं उनकी मसल्स यूज होती है। इसके अलावा जब हम दौड़ते हैं तो
तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी पैरों की मसल्स होती हैं उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, इसका नाम ही है सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल, ठीक है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें कि हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि जब हम पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसमें जो हमारी फिंगर्स होती हैं हम उनका यूज करते हैं, यानी जो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम जो है पेंसिल पकड़ते हैं तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम सुई में धागे पिरोते हैं तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, सूक्ष्म गति कौशल के, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए भागना यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थूल गत्यात्मक चालन, क्योंकि इसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, जो हमारी पैरों की मसल्स है उसका यूज हो रहा है, तो भागना क्या होगा, स्थूल गत्यात्मक कौशल। इसके अलावा चित्र बनाना क्या हो जाएगा आपका, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, क्योंकि चित्र किससे बनाते हैं आप, अपनी जो हाथ छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं हाथों की उनका यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी भागना स्थूल गत्यात्मक चलन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निचोड़ना। देखिए निचोड़ने में आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल का। बट हमसे पहले स्थूल पूछा है, ग्रॉस पूछा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर उल्टा दे रखा है, फाइन पहले दे रखा है और ग्रॉस बाद में दे रखा है। इसी तरह इसमें देखिए पकड़ना, जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फाइन मोटर स्किल यूज होती है। चढ़ने में तो अपने पैरों से ही किसी चीज़ को सीढ़ियों पर चढ़ेंगे या फिर कहीं पर और चढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो बड़ी मसल्स का यूज होगा। तो हमें लास्ट में किसकी पूछ रखा है, सूक्ष्म फाइन मोटर के बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर भी उल्टा दे रखा है, यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, तो इसमें भी आपका क्या होगा, फाइन मोटर स्किल का यूज होगा, क्योंकि इसमें पेंसिल से ही तो आधी आधी तिरछी रेखाएं बनाएंगे। ताली बजाना में अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है उल्टे दे रखे थे, पहले फाइन दे रखे थे और बाद में जो है स्थूल दे रखे थे, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए बाहर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। ऑप्शन क्या दे रखा है, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों से में नकल करना सीखना शुरू किया है। देखिए नकल करना बच्चा कब शुरू कर देता है, जब वो जन्म से 2 साल तक का होता है, तभी वो जो है नकल करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर आप जो चीज़ें करेंगे वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पे अनुकरण करता है। ये बात जीन प्याजे भी कहते हैं कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तभी वो अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था के बारे में पूछ रखा है, और जो मध्य बाल्यावस्था में जो भी बच्ची होगी वो कितने एज की होगी, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चा जो है 7 से 12 साल तक का होगा, ठीक है। अगर जीन प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर उनकी जो थर्ड स्टेज है यानी कि मूर्त संक्रात्मक जो अवस्था है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चा उसमें होगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कब करता है, जब वो 11 साल के बाद की एज का जो बच्चा होता है, ठीक है, यानी 11 से 15 साल की तक का जो बच्चा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती हैं उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्ची यहाँ पर कितनी है, 7 से 11 साल तक की है। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, यानी जिसमें सहयोग से जो खेल होते हैं, सकारात्मक खेल होते हैं, उनमें सम्मिलित नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा आपका यहाँ पर। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्याजे की थर्ड स्टेज देखेंगे यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसमें कि बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, इसमें बच्चा क्या कर लेता है, लॉजिक कर लेता है, तर्क कर लेता है। इसके अलावा संरक्षण यानी वो शेप और साइज में जो है ये समझ जाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज करें तो जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पर बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर लेता है, इसके अलावा जो है सीरिएशन, चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर पाता है, ठीक है, सिक्वेंस यानी कि क्रमिक एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर पाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। जब भी बात हो तो बच्चे कितने साल का होगा, 7 से 11 साल तक का होगा। इसी को आप मध्य बाल्यावस्था कह लीजिए या फिर प्याजे की थर्ड स्टेज कह लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर
यहाँ पर क्या दे रखा है, शिशुअवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शिशुअवस्था में बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, तो इसमें तर्क तो लगा ही नहीं पाएगा, तो ये तो सही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक व सोच प्रारंभ करता है। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होगा वो कितने साल का होगा, 2 से 7 साल का होगा। और 2 से 7 साल का बच्चा जो है लॉजिक नहीं उसके अंदर होता है, तर्क नहीं कर पाता है, ना ही वो निगमनात्मक तर्क कर पाता है। ये तो 11 से 15 साल तक का जो बच्चा होता है वो कर पाता है, तो ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण व संरक्षण कर पाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जब वो पैचे के थर्ड स्टेज में होता है यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो 3 चीज़ें कर लेता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर लेता है, कंजर्वेशन संरक्षण कर लेता है, और चीज़ों को एक सीक्वेंस में व्यवस्थित कर लेता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है, तो इसमें बच्चा अनुकरण नहीं करता है, ये तो गलत हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा निगमनात्मक तर्क करने लगता है, ठीक है। अनुकरण कब करता है, जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही नहीं दे रखे थे, यहाँ पर सही युग्म जो है सुमेलित करना था, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेवाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोस्की ने सुझाया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वो कार्य सम्मिलित होते हैं, जिनमें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, यही तो बात जो है लेवाइगोस्की कहते हैं, यानी बच्चा जो है किसी कार्य को स्वयं कर सकता है। बट अगर आप वहाँ पर बच्चे को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी कार्य को करने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो एज ए टीचर या फिर एज ए पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए, उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दे, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, बस थोड़ी सी संकेत दे देना चाहिए, इशारा दे देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उस तक खुद पहुँचे, ठीक है, उसके समाधान तक खुद पहुँचे वो, ठीक है। बस हम उसको प्रॉब्लम करने के लिए जहाँ पर वो अटक रहा है वहाँ पर क्या करें, सहायता दे दे, थोड़ी सी मदद दे दे थोड़ी सी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब हम कहीं ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्कैफोल्डिंग के रूप में क्या दिया जाता है, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ लगा दी जाती है, ठीक है, ऐसे। तो वो सीढ़ियाँ किस चीज़ का काम कर रही हैं, स्कैफोल्डिंग का। ऐसे तो है नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊंचाई पर, ऊंचाई पे तो हम ही चढ़ रहे हैं ना, बट स्कैफोल्डिंग हमें थोड़ी सी मिल गई, वहाँ पर सीढ़ियाँ मिल गई चढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज़ के रूप में देखते हैं। देखिए कोरे कागज़ के रूप में नहीं देखते हैं, ये तो बच्चे को जो है एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता मानते हैं, ये भी मानेंगे और जीन प्याजे भी मानेंगे, ठीक है। बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है, तो ये भी नहीं होगा। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ये वाइगोस्की ने नहीं, जीन प्याजे ने कहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगतवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में तो बच्चा स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीखता है, बच्चा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा जो है व्यक्तिगतवादी होती है, फिर कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब टीचर जो है बच्चे से इमोशनली रूप से कनेक्ट हो, ठीक है, बच्चे को सीखने में हेल्प करे, हम बच्चे को जो है सीखने के अवसर दे, अपॉर्चुनिटी दे, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करे, तब बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक जो है कंट्रोल करे क्लासरूम को, शिक्षक जो है तानाशाह हो, सिर्फ शिक्षक जो कहे वही बच्चा फॉलो करे, तो इससे तो बच्चे के अंदर डर पैदा होती है, भय पैदा होता है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अपनी पहचान, खुद की पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता, यानी यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है। यानी जब व्यक्ति जो है खुद के बारे में जान सके, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है।
जो लोग खुद के बारे में जान सके, उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इंग्लिश में जरूर देखिएगा, हिंदी में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटर कब होगा, जब व्यक्ति दूसरों के बारे में बता पाए, तो ये नहीं होगा। भाषाई बुद्धि के बारे में मैंने आप लोग को बताया, जिनकी की भाषा पे पकड़ होती है, अपनी अपने भाषा से जो है व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव भाषा होती है उनकी, तो उनके अंदर क्या होती है, भाषाई बुद्धि होती है, तो ये भी नहीं होगा। प्रकृतिवादी बुद्धि किसके अंदर होगी, जिनकी कि प्रकृति के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, किस तरीके से पौधों की देखभाल करनी है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो इसकी भी बात नहीं हुई है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, देखिए क्या दे रखा है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली कि यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है कि जो लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के जो है कार से खेलते हैं। तो जो है यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची है और उसको किसी ने गिफ्ट में कार दे दिया, और वो क्या कर रही है कि लड़कियाँ थोड़ी कारों से खेलती हैं, कार से तो लड़के खेलते हैं। बच्ची ऐसा क्यों बोली, क्योंकि उसने अपने परिवार में, अपने समाज में इन्हीं चीज़ों को देखा है, ठीक है, कि लड़कियाँ नहीं कार से खेलती हैं, लड़के कार से खेलते हैं। या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें बचपन से ही गुड़िया ला करके देते हैं लड़कियों को, और लड़कियों को कार ला करके देखते हैं कि लड़कियाँ तो गुड़िया से ही खेलती हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप धारणाएँ हैं, ठीक है, ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो लड़के भी कार से खेल सकते हैं, लड़कियाँ भी कार से खेल सकती हैं। खिलौनों पे थोड़ी लिखा है कि लड़कियाँ नहीं खेल सकती इसको, तो ये नहीं होगा आपका। जेंडर प्रासंगिकता, तो ये भी नहीं होगा। जेंडर स्थिरता नहीं है, यहाँ पर सिंपली जेंडर स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। देखिए कभी भी मानकीकृत यानी बिल्कुल फिक्स्ड पाठ्यचर्या का पालन करना। पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। हमें मानकीकृत और कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, यानी डायरेक्ट हम क्या करें, निर्देश दे दे, डायरेक्ट बता दे, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे, ये चीज़ होना चाहिए। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन वाले वातावरण को बढ़ावा नहीं देना है, हमें तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। बच्चा जो है एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, न देखना, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको क्या करना है, एक एसिड के रूप में देखना, एक संसाधन के रूप में देखना, ठीक है। विभिन्नताएं तो बहुत ही अच्छी बात होती हैं, हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति का जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं है, बट कोई दूसरी चीज़ में वो बेहतर कर जाए, ठीक है, कोई उसके अंदर स्किल जो है अच्छी हो। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको क्या करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एज ए पेरेंट्स भी, एज ए टीचर भी, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए ये जो है बिल्कुल गलत है। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। जो मूल्यांकन है वो क्यों किया जाता है, बच्चा जो है कितना चीज़ों को सीख पाया, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, क्या जो टीचर ने टीचिंग मेथड को फॉलो किया, क्या वो बच्चे के लिए हेल्पफुल रही या फिर नहीं रही, बच्चा उससे सीख पाया या फिर नहीं सीख पाया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, किस तरीके से अपने टीचिंग मेथड को यूज करना है, कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, इससे कि बच्चा समझ पाए। तो हमें मूल्यांकन इसलिए बच्चे का करना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात जो है आपके यहाँ पर सही है। कि इसके अलावा क्या दे रखा है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए रैंक के लिए नहीं होना चाहिए, रैंक आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हो गया बाहर, क्योंकि हमें शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। हमें मूल्यांकन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट, मूल्यांकन, सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और फोर्थ भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है,
मेरे अकॉर्डिंग जो है अगर देखें तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है कि सभी शैक्षिक गतिविधियों का क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, क्या मूल्यांकन। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा देख भी लूँगी, आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को ज़रा सा यहाँ पर। ठीक है, बट मेरे यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। इसको मैं नेक्स्ट सेशन में पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थियों में क्षमता धारित समूह कठोर समूहन, देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है, हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाना, एजुकेशन देनी। यानी एक क्लासरूम में जो है एक दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकता है, एक श्रवण बाधित छात्र भी हो सकता है, एक जो है गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके जो है एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये क्या कहती है आपकी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा आप यहाँ पर समझिए। जैसे कि एक क्लासरूम है उसमें आपका एक यहाँ पर ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक श्रवण बाधित छात्र भी हो सकता है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, एक सामान्य बच्चा भी हो सकता है, एक वंचित पृष्ठभूमि क्षेत्र से भी बच्चा जो है यहाँ पर हो सकता है। तो एज अ टीचर के रूप में क्या करना है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन देनी है। और कैसी एजुकेशन देनी है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। यही बात आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। ठीक है, हमें एक ही नियमित विद्यालय में जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बट एज पर नीड। जैसे कि एक श्रवण बाधित छात्र है तो उसको आप चित्रात्मक चीज़ों के थ्रू पढ़ाइए। ठीक है, एक दृष्टि बाधित छात्र तो इसको स्पर्श करने वाली चीज़ों के थ्रू पढ़ाइए। यानी एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, बट सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, बिल्कुल सही बात। इसी के बाद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसको हम ध्यान में रखें और उनका सम्मान करें। ठीक है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, हमें जो है एजुकेशन देनी है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं, सभी प्रकार की एजुकेशन देनी है। तो ये नहीं होगा आपका। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, रूढ़िवाद यानी पुरानी धारणा है कि अरे ये बच्चा सीख ही नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।